देखो, कल मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, कि सर सेल का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का क्या मतलब होता है, कि सर मोटा मोटी मूवेबल आइटम्स, ठीक है सर। 1930 में कैसे ये अलग हुए सेक्शंस और नया एक्ट बना दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है सर। तो निकला हुआ कहाँ से है, कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकला हुआ है, ठीक है सर। पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले क्या होता था, कभी कभार जब आर्टिकल 370 वाला स्टेटस कायम था, तो आर्टिकल 370 को इससे जम्मू एंड कश्मीर को कोई एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जिससे काफी एक्ट्स वहां पर अप्लाई नहीं होते थे, उनके अलग एक्ट्स चलते थे। पर अब सर वो तो हट चुका है, ठीक है। तो सर वहां पर भी ये अप्लाई होगा अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। इंट्रोडक्शन पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। कहाँ चले गए दक्ष अग्रवाल? सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ओह, थोड़ा आवाज़ आएगा। ओके, रहने दे भाई, तू रहने दे। रिचा, वुड यू प्लीज रीड फॉर अस? Yes, sir. Introduction, Section 1 and 3. Prior to passing of this Act, the law relating to contract of sale of goods were regulated under Section 76 to 123 of Indian Contract Act 1872. देखो, हम सब जानते हैं These कि sections, पहले पहले ये वाली सेक्शंस कहाँ पर थे, सेल ऑफ गुड्स को रेगुलेट करने वाली प्रोविजंस कहाँ पर थे सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे, क्योंकि सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही तो बन रहा है, ठीक है, रिगार्डिंग सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सम मूवेबल आइटम्स और गुड्स। सेकंड, these sections were replaced by a separate act called Sales of Goods Act 1930. ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। थर्ड, The कब आई Act सर फोर्स? came फर्स्ट into जुलाई force 19 on 1930 को आया, याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है सर। पूरे इंडिया में लगता है ये एक्ट, ठीक है, ये भी इतनी जरूरत नहीं है सर। ये एक्ट डील्स विद सेल ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको बता दिया। गुड्स का मतलब अभी पढ़ेंगे, बहुत सारे मीनिंग और भी इंक्लूडेड है गुड्स में, और क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, सब पढ़ना रहेगा अपने को। बट एक ब्रॉडर आइडिया है। बट डज नॉट डील विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विस। देखो, एक तो होता है गुड्स सर, चेयर, टेबल, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी गुड मूवेबल आइटम्स पकड़ लो, ठीक है, चावल, सब मूवेबल आइटम है, ठीक है सर। लेकिन सर्विसेज जो होती हैं उनके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, यदि बायर और सेलर आपस में सर्विस खरीद और बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है। सेकंड, प्लेजिंग ऑफ गुड्स, कि सर हमने एक तो पढ़ा था बेलमेंट, जहां पर गुड्स मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई के पास में जाते थे फॉर सम पर्पस, गुड्स की ओनरशिप नहीं जाती थी, गुड्स का पोजेशन जाता था, फॉर सम पर्पस जाता था। जब वो पर्पस सिक्योरिटी होता था तो हम उसको प्लेज बोल देते थे। यस सर, एक्स से वाई के पास में जो गुड्स है वो प्लेज हुए हैं, वाई ने इसको कोई उधार दिया होगा, उसके बदले में उसने कोई चीज गिरवी मांगी होगी, तो उसने अपना गुड्स प्लेज करा दिया। क्या ओनरशिप दे दी है? नहीं सर, ओनरशिप थोड़ी दी है। तो क्या ये सेल हुआ उस चीज का जो भी गिरवी रखा है, गोल्ड गिरवी रखवाया? नहीं सर, उसका सेल तो नहीं हुआ, क्योंकि तो गिरवी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चूंकि एक वर्ड सेल है, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर की बातें हो रही हैं, तो क्या प्लेज उसमें कवर होएगा? नहीं सर, प्लेज उसमें कवर नहीं होएगा। रीजन बीइंग, प्लेज में तो हम गिरवी रखते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन के बारे में अभी बात नहीं करना कि सर यदि वो उधारी चुका नहीं पाया तो इसको माल बेचना पड़ा तो क्या हुआ। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम सिचुएशंस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वेदर अ प्लेज वुड अमाउंट टू सेल। नहीं सर, बाय डिफॉल्ट तो प्लेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल नहीं होता है, एकदम से नहीं होता है। जब होगा बाद में तब देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट deals with sale of goods but not services, but not pledge of goods, but not mortgage of property। सर प्लेज और मॉर्गेज समानांतर टर्म्स है, पैरेलल टर्म्स हैं। एक तो गुड्स का होता है जिसके लिए हम मूवेबल आइटम बोल रहे हैं, एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम इमूवेबल आइटम के लिए मॉर्गेज करने की बात है, उस पर भी नहीं होगा सर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
इस पे क्वेश्चन आ सकता है लास्ट पॉइंट पे। बार्टर ऑफ गुड्स पे भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो बार्टर सिस्टम पढ़ा है आपने, जब तक करेंसी फॉर्म में सिक्के और रुपीज नहीं आए थे तब तक चीजें एक दूसरे से कैसे खरीदी और बेची जाती थी। मान लो हमारे दक्ष अग्रवाल के पास में एक म्यूल था, खच्चर था, या गधा था, कुछ भी बोल लो, डोंकी था। तो अब अ, दूसरा जो है अ, मान लो श्रेया बियानी है, बियानी के पास में गेहूं था, वीट था। अब चूंकि कोई करेंसी तो कोई होती नहीं थी उस समय पहले के टाइम में, तो ये क्या कहती थी, 50 बोरी गेहूं दूंगी। तो ये बोलते थे हाँ 50 बोरी गेहूं दे तो मैं अपना खच्चर म्यूल तेरे को दे दूंगा, ठीक है। तो चीजें ऐसे बार्टर होती थी। बार्टर का मतलब थिंग्स वर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम अनदर थिंग, क्योंकि कोई करेंसी का कोई मीडियम तो था नहीं रुपए पैसे आंकने के लिए। चावल के बदले में गेहूं, गेहूं के बदले में नमक, नमक के बदले में काली मिर्च, इस तरीके से चीजें एक्सचेंज होती थी, बार्टर सिस्टम। तो सर दो लोगों के बीच में यदि कोई चीज बार्टर हो रही है, भले ही वो मूवेबल आइटम ही क्यों नहीं हो, भले ही वो मूवेबल आइटम गुड्स ही क्यों नहीं हो, आपस में बार्टर हो रहे हैं, तो क्या वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक है? नहीं सर। बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज की गई है तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक क्या होगा? जब सेलर और बायर के बीच में कोई गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इन एक्सचेंज ऑफ मनी ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक होगा। ये बात ध्यान रखना, तो ही उस पे सेल, इस ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। समझ में आई? बोलो yes or no. When goods are getting exchanged for money, then only that transaction comes under the purview of the sale of goods act. अब स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, बार्टर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। अब स्पेशलाइज्ड सिचुएशन देखो। आई एम सॉरी। स्पेशलाइज्ड सिस्टम में क्या होता है? क्वेश्चन में क्या होता है, देखो सिस्टम तो क्या सर, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, सेलर ने बायर को बोला मैं आपको अपनी कार दूंगा, और बायर ने कहा मैं पेमेंट के तौर पे आपको एक तो दूंगा 2 लाख रुपए, प्लस मेरी जो बाइक है वो दूंगा। ठीक है, दोनों में डील कुछ इस तरीके से सेट हुई कि ये अपनी कार देगा, ये 2 लाख रुपए और अपनी बाइक देगा इसको पेमेंट में। ठीक है सर, अब बताओ ये वाला ट्रांजैक्शन जो है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? क्या सोचते हो, बताओ। क्या इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा? बताओ। श्रेया बियानी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। बात किससे कर रही थी तू? सर नहीं, कुछ नहीं। अरे बियानी साहब, ठीक है सर, आप पढ़ाते रहो, हमको जो सुनना है वही हमारे दोनों कानों के बीच से जाएगा। आप कितना भी चालो, हमारे बीच से जो हम नहीं चाहते हैं वो नहीं जाएगा। ठीक है, होना चाहिए श्रेया बियानी, क्यों होना चाहिए? यहाँ तो बार्टर हो रहा है ना यार। क्योंकि यहाँ पे, पर लेकिन वो ट्रांजैक्शन भी तो हो रहा है ना कैश के साथ, तो तो वो गिना जो जाएगा। वो सही बोल रही है, जो हमको चाहिए था वो एलिमेंट मिल गया या नहीं मिल गया? व्हेन थिंग्स आर या गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर मनी, हमको जो एलिमेंट चाहिए था वो मिल गया, इसलिए ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजन होगा। साथ में ये भी हो रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जो केवल ऐसा हो रहा होता कि कार इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर बाइक और एंड सम अदर गुड्स एज वेल, तो फिर ये बार्टर सिस्टम हो जाता, तो फिर इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। पर हमने क्या पढ़ा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? गुड्स गेटिंग एक्सचेंज फॉर मनी, वो इधर दोनों मिल गए ना, तो फिर यहाँ पर 100% दिस ट्रांजैक्शन विल बी अंडर द परव्यू ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इस पे होगा, इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए, तो इसको कैसे देखना है ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ गई रिचा। हाँ सर. The provisions of the Indian Contract Act 1872 shall continue to apply to the contracts for the sale of goods unless they are inconsistent with this Act. Section 3.
सर कल समझाया था ना कि सर सेलर और बायर के बीच में बन तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहा है फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ दीज गुड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही रहा है। यस सर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भी प्रोविजंस इन ट्रांजैक्शंस पे लगेंगे अलोंग विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, लगेंगे सर, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि बन तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहे। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों के बीच में कंसिडरेशन एक्सचेंज होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सारी बातें लगेंगी इसमें, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। बट लेकिन यदि कल को दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाती है, ये कुछ अलग बोल रहा है एक टॉपिक पे, ये कुछ अलग बोल रहा है, तो सर स्पेशलाइज्ड आदमी की बात मानते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट की, फिर जनरल फिजिशियन की बात थोड़ी मानते हैं जब हार्ट का मामला है तब। ठीक है सर। द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट shall continue to apply to contracts for sale of goods unless they are inconsistent with this act। this act का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, जब तक कि वो अपोजिट नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं डेफिनिशंस। ठीक है, दर्शित अग्रवाल 3 आईडी से ज्वाइन किया हुआ है तूने, क्या बात है? सर पता नहीं क्या हो गया, दूसरे में लीव नहीं हो रहा, इसमें ये मेन है, बट बाकी दोनों पता नहीं क्या हो रहा। कि सर एक फीस में 3 मजे लूंगा, सारे डिवाइसेस से पढ़ूंगा मैं आपसे। नहीं सर, बंदा एक ही है। बंदा एक ही है? फिर ठीक है। मुझे कैसे पता बंदा एक ही है, या कौन दूसरे 2 आईडी से कोई तेरे 2 मित्र तो नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है, हाउ वुड आई नो। चलिए डेफिनेशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बायर एंड सेलर, सबसे देखो कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़नी है अपने को। बायर एंड सेलर, दूसरा हो गया गुड्स, गुड्स वाली डेफिनेशन में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तीसरा हो जाता है डिलीवरी, ये तो तुमने ऑलरेडी, मैंने तुमको बताया हुआ है डिलीवरी का मतलब और टाइप्स ऑफ डिलीवरी। मर्केंटाइल एजेंट, प्रॉपर्टी, इंसॉल्वेंट कौन है, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। फीचर्स ऑफ, ये तो हो गया चलो। नेक्स्ट प्राइस क्या होती है, उसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को समझने के लिए ऊपर की 7-8 डेफिनेशंस अपने को समझनी पड़ेंगी, तब अपन समझ पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट बायर कौन और सेलर कौन। अब इसको करने से पहले एक बेसिक चीज समझो। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ना रे, वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो हो जाएगा सेल, या फिर वो हो जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। ये ध्यान रखना, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की पूरी नींव है। नींव का पत्थर जो मैं बता रहा हूं ना, इस पे आगे पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट टिकेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों में से कोई भी तरीके से हो सकता है, या तो वो हो जाए सेल या फिर वो हो जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और क्या चीज होती है समझो। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर। जो उन गुड्स की ओनरशिप होती है ना, उन गुड्स की ओनरशिप होती है ना, उन गुड्स की ओनरशिप वो सेलर से बायर के पास में कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ट्रांसफर हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर ये तो सेल है, यानी कि इट्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इट्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज, ध्यान से सुनना, एज फार एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप from the seller to buyer is concerned। transfer of ownership from the seller to the buyer is concerned, it is a executed contract। पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आना है, आना बाकी है, आ चुका, उस हिसाब से एग्जीक्यूटेड नहीं बोल रहा हूं। किस हिसाब से कि सर ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई, तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। और जब कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा बन रहा है जहां पर ऋचा बोल रही है श्रुति को कि मैं अगले महीने, कॉन्ट्रैक्ट तो आज बन रहा है, लेकिन क्या बोल रही है, मैं अगले महीने की 1 तारीख को तुझे मेरा स्कूटर दूंगी, बेचूंगी। उसकी ओनरशिप, हाँ ओनरशिप की बात कर रहा हूं मैं, ओनरशिप अपने स्कूटर की अगले महीने की 1 तारीख को तेरे को दूंगी। और इसने बोला हाँ पैसे अभी ले ले या पैसे बाद में ले लो, उससे हमको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है।
तो जब ओनरशिप भविष्य में देने की बातें हो रही हैं तो इट विल बी नोन एज एन एग्रीमेंट टू सेल। सेल नहीं, एग्रीमेंट टू सेल। दोनों में फर्क समझ में आया? एग्रीमेंट टू सेल और सेल में सर जहां पर ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ट्रांसफर सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू पार्ट्स में, या तो सेल होगा या एग्रीमेंट टू सेल होगा। सेल मतलब ownership transfer at the time of making contract, whereas agreement to sell, the ownership will get transferred at some future point in time or upon occurrence of some event in future। जब भी तुम मुझे पेमेंट भविष्य में करोगे तब मैं तुमको ओनरशिप दूंगा। तो यानी कि कोई फ्यूचर पॉइंट इन टाइम में होगी या फ्यूचर में कोई इवेंट होने पे होगी, तब आज क्या बन रहा है? एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है, जिसमें ओनरशिप बाद में देने को अग्री किया जा रहा है। दोनों में फर्क समझ में आया? बोलो यस और नो। दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यस सर है तो अपने वीडियोस भी ऑन कर लो। कंजूसियत क्यों कर रहे हो अपना डेटा खपाने में? आजकल आटा और डाटा दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। आटे से रोटी बनती है और डेटा से लाइफ बनती है, ठीक है। पर सर के साथ में यूज करने में कंजूसी ना बरतना। ऋषि अग्रवाल, कनव ऑन करो भाई। कनव लेट क्यों आया? सर मैं भूल गया था क्लास में, कर रहा हूँ सर 2 मिनट। वाह, तू अपने वो जब किसी को फोन लगाना होता है रात को 11 बजे तब भूलता है क्या? नहीं सर, नहीं लगा था किसी को भी रात को। क्या बोल रहा है? रात को किसको फोन नहीं लगा था। वो मुझे नहीं पता यार, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। रात को 11 बजे वो भूल जाएगा तो जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी भैया, वो मत भूल जाना, ठीक है। चलो कि सर उसी के लिए तो डेटा बचाता हूँ। नेक्स्ट, तो आ जाओ अब बायर एंड सेलर की डेफिनेशन पढ़ते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। आ जाओ पढ़ भाई, बायर की डेफिनेशन और सेलर की डेफिनेशन पढ़। Buyer means a person who buys or agrees to buy. Section 2, Section 1, subsection. Sorry, सब क्लॉज या सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सर आपकी स्क्रीन ही गायब हो गई है, दिख नहीं रहा। मेरी स्क्रीन गायब हो गई? अरे बाप रे, हाँ, 1 मिनट रुक, वापस शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है रिचा? हाँ सर, अभी आया। वापस पढ़। Seller means a person who sells or agrees to sell goods. ठीक है, तो सर कंटेक्स्ट किसका आ रहा है? जो मैंने आपको बताया ना, दो तरीके के होते हैं, एक तो सेल होता है, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज, जिसने खरीद लिया, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। और एग्रीज टू बाय द गुड्स, यानी कि मैं इतने समय में भविष्य में आपसे खरीदूंगा, या ओनरशिप भविष्य में ट्रांसफर होगी। तो सर सेल, एग्रीमेंट टू सेल। Seller means a person who sells or agrees to sell the goods. Who sells or agrees to sell the goods. Sale or agreement to sell. ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, गुड्स की। बहुत ध्यान से समझना, जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स समझोगे तभी तो पूरा एक्ट समझ में आएगा, अदरवाइज तो कुछ समझ में ही नहीं आना है। इसलिए गुड्स को बहुत ध्यान से समझना। सेक्शन 2(7) पढ़ भाई। Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stocks and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale or under contract. चलिए, तो सर अपने को अब समझना है गुड्स की डेफिनेशन। Goods means every kind of movable property. Goods means every kind of movable property. तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मेन टॉपिक ही क्या आएगी सर? गुड्स के खरीदने और बेचने पे लागू होता है। गुड्स क्या? सबसे पहले मूवेबल आइटम ही होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, goods means every kind of movable property other than actionable claims। अब ये actionable claims नहीं होता है इसमें,
व्हाट डू यू मीन बाय एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम ये होता है कि सर मान लो दक्ष अग्रवाल ने किसी बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, उसमें से 4 लाख रुपए तो दक्ष अग्रवाल ने चुका दिए, 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए का ब्याज जो है करीब 1 लाख रुपए, टोटल 7 लाख रुपए बैंक जो है वो दक्ष अग्रवाल उसको चुका नहीं पा रहा है। ठीक है सर, तो अब निश्चित तारीख आ गई, चुकाने की लास्ट डेट आ गई, ये नहीं चुका पा रहा है, तो अगले दिन से बैंक को दक्ष अग्रवाल पे एक्शन लेने का राइट मिल जाएगा, अपना 7 लाख रुपया क्लेम करने का राइट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? यस सर। तो ये बैंक का दक्ष अग्रवाल के खिलाफ क्या हुआ? एक्शनेबल क्लेम हुआ। अब बैंक कहता है मेरा काम है धंधा करने का, ठीक है, बैड डेट्स जैसे हो चुके हैं, ये दे नहीं रहा है, काफी टाइम हो गया, तो बैंक क्या करता है, उनको किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक तुमको कहानी जैसे कुछ बहुत बड़ी बात छोटे फॉर्म में समझा रहा हूँ। थर्ड पार्टी को बेच देता है, ये 7 लाख रुपए तेरे को वसूलने उससे, ये पकड़ हमने तेरे को ये क्लेम, तू अब उस पे केस करने का राइट दे दिया हमने तेरे को, तूने लोन हमसे खरीद लिया, हमने उसका उसके ऊपर क्लेम करने का, केस करने का राइट तेरे को दे दिया, एक्शन लेने का राइट तेरे को दे दिया। यानी इस थर्ड पार्टी ने इस बैंक से क्या खरीदा? एक्शनेबल क्लेम खरीदा या नहीं खरीदा? जो 7 लाख का था वो 5 लाख में खरीदा, पूरी कार्रवाई करके इससे पूरे 7 लाख रुपए वसूलेगी, 2 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपने यदि किसी और के ऊपर एक्शन लेने का, क्लेम करने का अपना राइट किसी को बेचा है, तो क्या वो गुड्स है? नहीं सर, गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम नहीं आता। बस हम यही पढ़ रहे हैं, नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर समझाना तो पड़ेगा ना एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। बात समझ में आई दिशी अग्रवाल? चलिए, श्रुति, खरतड़े, श्रेया Yes, sir. कर्नावट, कनव, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो सर गुड्स में मूवेबल आइटम्स आते हैं, एक्शनेबल क्लेम नहीं आते हैं, मनी नहीं आता है। अब इसको एकदम से ऐसा बोलना कि मनी नहीं आता है, समझो दो तरीके के मनी होते हैं, एक आते हैं गुड्स की डेफिनेशन में, एक नहीं आते हैं गुड्स की डेफिनेशन। जो नहीं आता है वो है गुड्स, सॉरी मनी जो अभी लीगल टेंडर है, मनी जो अभी लीगल टेंडर है, वो जिनको दिखा के दे के आप काउंटर से कुछ भी सामान खरीद सकते हो, वो मनी लीगल टेंडर हुआ ना, जिसपे नोट पे लिखा हुआ होता है आरबीआई का या गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से लिखा हुआ होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ₹500, जब भी वो इसे मेरे सामने प्रेजेंट करेगा ऐसा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ₹500, तो वो लीगल टेंडर है जो आरबीआई के गवर्नर ने आपको जारी किया है कि जिस दिन आप इस नोट को मेरे को दिखाओगे मैं आपको 500 रुपए दूंगा, 500 रुपए की वैल्यू का गोल्ड दूंगा या वॉट एवर इट इज। ठीक है, क्योंकि करेंसीज जनरली गोल्ड से बैक हुआ करती थी, अब नहीं है वो, मतलब अब इतने नोट्स ज्यादा प्रिंट कर लिए हैं कि अब 500 रुपए के पीछे 500 रुपए का गोल्ड नहीं रखा हुआ है। ठीक है, अब वो पुरानी बातें हैं भाई, पर आप नोट पे पढ़ोगे तो गवर्नर के द्वारा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है सर, तो सर जो पैसा आप सामने काउंटर पे किसी भी दुकान पे लीगल टेंडर जैसे देश में चला लेते हो कि ये पकड़ो 10 रुपए 10 रुपए का सामान लाओ, वो मनी गुड्स नहीं है। चलते हुए नोट्स कभी गुड्स होंगे क्या? नहीं सर, वो मनी कभी गुड्स नहीं होंगे। जबकि मान लो दिशी अग्रवाल पुराने सिक्के इकट्ठे करती है, कोई अकबर के जमाने का है, कोई 25 पैसे का, कोई एक आना, आना सुना है आपने? आना, न 2 आना न 3 आना, इस तरीके से सर जो चलने बंद हो गए हैं, ओल्ड कॉइन्स, कलेक्टिबल्स, ओल्ड नोट्स, फॉरेन करेंसी जो हमारे देश में अब लीगल टेंडर जैसे नहीं चलती है, वो मनी गुड्स हो सकता है, उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। कैसे? मान लो दिशी अग्रवाल के पास में एक 2 आने का एक कॉइन है या बहुत पुराना सिक्का है, वो यदि है ना उस 2 आने के कॉइन को जो आज से 200 साल पहले चलता था या 100 साल पहले चलता था, उसको आज, अब आज कोई काउंटर पे जाके उस 2 आने से कुछ कोई चॉकलेट तो खरीद नहीं सकती है,
ठीक है, दैट इज जस्ट पुराने जैसे एंटीक कॉइन जैसे उसको खरीद बेच रही है, तो वो एंटीक मनी जैसे जिसको खरीद और बेच रही है, या जो हमारे देश का लीगल टेंडर नहीं है, या फॉरेन करेंसी है, जो नोट हमारे यहाँ पर नहीं चलते, उनको तो हम सिक्कों को या करेंसी नोट्स को गुड्स जैसे खरीद और बेच सकते हैं ना। हाँ, बिकते हैं ना मार्केट में यार, कलेक्टर्स लोग कलेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो मनी में ब्लंटली बोल देना कि मनी गुड्स नहीं है, ऐसा नहीं। लीगल टेंडर जो है वो मनी नहीं है। इसके अलावा जो ये जो पुराने कलेक्टिबल्स एंटीक्स जो अभी लीगल टेंडर नहीं है, या फॉरेन करेंसी, ये सब गुड्स हैं, ये खरीदे और बेचे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी इधर से उधर ले जाई जा सकती है वो, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मनी का पोस्टमार्टम समझ में आ गया? यस सर। एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। नाउ स्टॉक्स एंड शेयर्स को साथ में पढ़ना है अपने को। इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। कंपनी में, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे तो अपने पढ़ा था ना, कंपनी क्या इशू करती है सर? कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो वो शेयर्स जो हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। शेयर्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। जब आप कोई शेयर्स खरीदते और बेचते हैं तो उन पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस तो लगते ही हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस भी लग जाएंगे उन पे, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब सर लेकिन सर वहां तो स्टॉक्स एंड शेयर्स लिखा हुआ है। ठीक है सर, अभी समझाते हैं आपको। सर कुछ कुछ मीनिंग ऐसा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कि सर मान लो श्रेया बियानी के पास में एक ऐसा शेयर है एमआरएफ का। एमआरएफ टायर का नाम सुना है तूने श्रेया बियानी? एमआरएफ टायर सुना ही नहीं दिया? हाँ सर। ठीक है, एमआरएफ टायर का एक शेयर कितने रुपए का है, श्रेया बियानी बता सकती है? चल अपन ढूंढते हैं एमआरएफ टायर का एक शेयर का प्राइस क्या है। देख स्क्रीन पे देख, एमआरएफ टायर का एक शेयर 1,52,375 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, एक बार टीवी पे आ रहा था, सभी बच्चे सुनना, एक बार टीवी पे आ रहा था। आजकल पहले शेयर्स फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के नाम से होते थे ना, मतलब कागज पे छाप के आप लोगों को दिए जाते थे। यस सर। आजकल शेयर्स कैसे हैं कि सर डीमैट अकाउंट में, मतलब जैसे पैसा आप अकाउंट से नेफ्ट मतलब एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर लेते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, आजकल तो शेयर्स भी वैसे ट्रांसफर हो जाते हैं ऑनलाइन। पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लेते थे, देते थे, ट्रांसफर होते थे, एक एक दो दो महीने लगते थे उस पूरी प्रोसेस में। ठीक है सर, ये सच की बात है। जब इस शेयर का भाव 70,000 रुपये चल रहा था, ठीक है, तब एक जने का एक दिन ये ऑनलाइन होते हैं ना, सीएनबीसी आवाज और ये सब जो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम में हेल्प करते हैं, एक नवयुवक का फोन आया, 25 साल के नवयुवक का, कि सर मेरे दादाजी जो हैं वो मर गए, मरने से पहले मेरे लिए 10,000 एमआरएफ के शेयर छोड़ के चले गए हैं, तो मैं उनको आईपीओ में मिले थे, तो मैं अब उनको डीमैट में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, तो कैसे कराऊं? तो जो एंकर था वही हिल गया कि 70,000 रुपए का एक शेयर इंटू 10,000 शेयर, कि आप तो करोड़पति बन गए दादाजी, आपको करोड़पति बना के चले गए। ठीक है, हमारा पॉइंट वो नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि सर एमआरएफ के एक शेयर की कीमत है आज 1,52,000 और कुछ रुपए। श्रेया बियानी को जरूरत है इसमें से करीब, इसको कोई एजुकेशन के लिए 80,000 रुपीज की फीस भरनी थी। ठीक है सर, तो क्या ये ऐसा कर सकती है क्या कि है ना, आधा शेयर बेच दूं और आधा शेयर अपने पास में रख लूं? नहीं सर, ये ऐसा नहीं कर सकती। शेयर बिकेगा तो पूरा बिकेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए शेयर्स के साथ में स्टॉक लगाया गया। स्टॉक का कंसेप्ट है क्या कि सर बहुत सारे शेयर्स एक साथ मिला लिए और फिर उनको फ्रैक्शन में आप तोड़ सकते हो, मतलब उनकी फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल सकते हो। सिंगल शेयर को नहीं तोड़ सकते हो, स्टॉक को तोड़ सकते हो। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो, शेयर्स और स्टॉक्स। तो सर शेयर्स भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक है और स्टॉक भी है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, उसी का डिस्टॉर्टेड रूप भी तो है। ज्यादा डिटेल में मत जाना यार, ये मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट। तो सर गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। नाउ it also includes growing crops, grass and things attached to or forming part of the land। यहीं पर रुको। अब यार घास तो, इधर देखो स्क्रीन पे, घास तो जो होती है क्या ये जमीन से जुड़ी हुई नहीं होती है? हाँ सर, जमीन से, जमीन में ही तो उगती है। या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, सर जो क्रॉप्स उग रही हैं वीट की वो भी तो यहीं से जुड़ी हुई होती है जमीन से। तो सर ये मूवेबल आइटम कैसे हो गए? हम इनको एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ना ले जा सकते हैं। तो ग्रोइंग क्रॉप्स हुई, ग्रास हुई, या ऐसी चीजें, थिंग्स विच आर अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट, अटैच्ड टू लैंड, पहले ये पढ़ते हैं। पेड़ होता है ना, पेड़, यस सर, ये पेड़ भी तो जमीन से अटैच हुआ है, तो फिर ये मूवेबल आइटम थोड़ी ना हो गया। यस सर, फिर इनको क्यों गुड्स में इंक्लूड कर लिया? थिंग्स अटैच्ड टू तो समझ लिया, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। सर मान लो हमारे दक्ष अग्रवाल के पास में एक कोयले की खदान है जमीन के अंदर, ठीक है, खदान तो अंदर ही होती, खोद के निकालते हैं ना कोयला या कोई भी मेटल होता है, ठीक है सर। तो सर कोयले की खदान में खूब सारा कोयला भरा हुआ है, तो सर इट इज थिंग विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। इज इट मूवेबल राइट नाउ? नो सर। तो सर फिर इनको चारों को गुड्स में क्यों इंक्लूड कर लिया? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। आगे का पढ़ो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड, उसको काट के या खोद के निकाल का अलग, सीवियरेंस का मतलब क्या होता है? अलग करने का। विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल, बेचने से पहले, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि हम आपको इतने समय खोद के दे देंगे ये, या काट के दे देंगे, घास काट के दे देंगे, वीड्स को अलग जमीन से अलग काट के दे देंगे, छान के दे देंगे, कोयले को निकाल के दे देंगे, टिम्बर पेड़ की लकड़ी को काट के दे देंगे, फ्रूट्स को हटा के दे देंगे। तो सर ऐसी भी चीजें जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स हुई, ग्रास हुई, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, लेकिन जिनको, जो इमूवेबल है बेसिकली, लेकिन जिनको हमने काट के या खोद के या अलग करके सिवियर करके, अलग करके देने का वादा किया है, आइदर बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आया क्यों ये भी गुड्स में आ जाती है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया आप, ठीक है। क्या इस डेफिनेशन में किसी को कोई तकलीफ है? क्या इस डेफिनेशन में किसी को कोई तकलीफ है? ऋचा, दक्ष अग्रवाल को तकलीफ है, तो एक काम करते हैं दक्ष अग्रवाल, ये आप सब जने सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, फिर आपकी तकलीफ दूर करते हैं।